हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रिपित कुमार पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में देखा था, कार्बोहाइड्रेट के परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया था, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमने लिया मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, जैसा कि पूर्व की क्लास में हमने देखा था कि ये आपके एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, जो स्वाद में आपके मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सब आपके मोनोसैकेराइड कैटेगरी में आते हैं और इनका जल अपघटन नहीं होता है, जैसा कि हमने पूरा ये पढ़ा था। तो मोनोसैकेराइड में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, और इस चैप्टर में आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ग्लूकोज की संरचना का डिफाइन किस प्रकार से किया गया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसकी संरचना के संबंध में क्या क्या प्रैक्टिकल नॉलेज लिया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C6H12O6 है, और इसको हम सामान्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि आपको इसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर मतलब रक्त शर्करा, ठीक है, ब्लड शुगर कहा जाता है, इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके सामान्य नाम है ग्लूकोज, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। इसको एक और नाम दिया गया डेक्सट्रोज, क्या कहते हैं इसको, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ये सब इसके नामकरण है, सामान्य नाम के रूप में इनको जाना जाता है, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6। ठीक है, और इसको सामान्यतः जो प्रयोगशाला में जो प्राप्त किया जाता है वो सुक्रोज के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज जो आपका एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, उसके जल अपघटन के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। और जैसा कि इसका सुक्रोज जो होता है C12H22O11 होता है आपका, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज होता है, जिसका जल अपघटन करवाया जाता है H2O प्रयोगशाला में, तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। एक इसमें आपका ग्लूकोज है और एक आपका इसमें फ्रक्टोज है। और इसको पृथक करने का तरीका क्या है कि ग्लूकोज की जो जल में विलेयता होती है वह फ्रक्टोज की तुलना में कम होती है, और ठंडा करने पर पहले ये आपका बाहर घुलनशील हो जाता है। ठंडा करने पर ये विलयन से कम घुलनशील होने के कारण पहले पृथक हो जाता है, और उसको आसानी से हम इस ग्लूकोज को इस सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, और इसको हम ठंडा करने पर पहले ये आपका सोल्यूबल कम होने की वजह से पहले आपका ये सेपरेट हो जाता है, और उसको इस प्रकार से अपन इसको पृथक कर सकते हैं। तो एक तो हमने किससे जल अपघटन से प्राप्त किया, इसको सुक्रोज के जल अपघटन से इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको ग्लूकोज को। सेकेंड आपका है स्टार्च के माध्यम से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। स्टार्च का जल अपघटन करवाया जाता है, तो उससे भी हमें ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं स्टार्च आपका एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड इसका जल अपघटन करवाया जाता है, तो बहुत सारे ग्लूकोज के अणु हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सुक्रोज एक प्रकार का आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है, एक प्राकृतिक बहुलक के रूप में इसको हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या जिसको हम कहते हैं अणु सूत्र है, वो आपका C6H12O6 है। इसका सामान्य नाम पर ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर भी इसको कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको प्रयोगशाला में सुक्रोज के जल अपघटन से हम प्राप्त करते हैं, और स्टार्च के जल अपघटन के द्वारा भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो अपघटन है वो आपका अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, जैसे कि HCl ले सकते हैं आप, H2SO4 की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाया जाता है, तो हमें यहाँ पे मुख्य रूप से ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब हम आगे बात करेंगे जो का ग्लूकोज है C6H12O6, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसमें ये डिफाइन किया गया। इसमें कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप, मुख्य फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ग्लूकोज आपका क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और इसको अपना एक नाम दिया था एल्डोहेक्सोज है। क्या ये एल्डोहेक्सोज, इसमें एल्डो का मतलब क्या है, इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आपका क्या उपस्थित है, एल्डिहाइड उपस्थित है, और हेक्सोज का मतलब क्या है कि इसमें 6 कार्बन का ये आपका कार्बोहाइड्रेट है।
तो उसी एल्डोहेक्सोस को अपना क्या कहा है, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है आपका ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, क्या है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब इसकी संरचना के संबंध में हमें जानकारी देखनी है, इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी में कितने हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं, एल्डिहाइड उपस्थित है, तो उसके बारे में क्या आधार है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके संरचना के निर्धारण के रूप में हम बात करेंगे, इसकी संरचना का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो पहली बात तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 लिया गया है। ठीक है, अनुभार विश्व के आधार पे सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या 6 है, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका उत्प्रेरकीय अपचयन करवाया गया। ठीक है, उत्प्रेरकीय अपचयन करवाया गया। उत्प्रेरकीय अपचयन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका रिडक्शन अपचयन करवाया जाता है, तो ग्लूकोज के अपचयन से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज के अपचयन से हमें प्राप्त होता है सॉर्बिटॉल। क्या प्राप्त होता है, अभी सॉर्बिटॉल क्या होता है वो देखते हैं अपन। ग्लूकोज के अपचयन से हमें क्या प्राप्त होता है, सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है। और सॉर्बिटॉल जो है आपका एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है आपका, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ये आपका हेक्सा एल्कोहल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 OH समूह उपस्थित होते हैं इस सॉर्बिटॉल में। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और 6 कार्बन पे OH समूह आपके यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो कि हमें क्या बताते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। इसकी चर्चा हमें प्राप्त होती है। अब इस सॉर्बिटॉल का आगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, HI की उपस्थिति में इसका वापिस अपचयन करवाया जाता है, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है N-हेक्सेन। क्या प्राप्त होता है, N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं और 6 कार्बन आपका सीधी श्रृंखला के रूप में आपकी उपस्थित है। जैसे कि N-हेक्सेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार से आपकी N-हेक्सेन की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन आपके शाखित अवस्था में नहीं होके नॉर्मल एक सीधी श्रृंखला में आपके उपस्थित होते हैं। ये जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, उत्प्रेरकीय अपचयन से। तो ग्लूकोज का जब अपचयन करवाया जाता है उत्प्रेरकीय अपचयन से, तो 6 कार्बन वाला एक अल्कोहल प्राप्त होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्राप्त होता है। और इसका जब अपचयन करवाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है N-हेक्सेन। और N-हेक्सेन से हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, जो कि एक सीधी श्रृंखला के रूप में उपस्थित हैं। तो पहली जानकारी हमें यहाँ से ये प्राप्त होती है। ठीक है, इसका अपचयन करवाया, पहले हमें प्राप्त होता है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल का आगे फिर अपना अपचयन करवाया, हमें प्राप्त होता है N-हेक्सेन, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में आपको उपस्थित होते हैं। ठीक है, तीसरी जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह की पहचान करने के लिए हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। इसकी जानकारी हमें इस रिएक्शन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो थर्ड रिएक्शन हम करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के बारे में हम जानकारी किससे प्राप्त होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अपना नाम दिया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है। किससे करवाते हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है। अगर किसी यौगिक में हमें OH समूह की उपस्थिति है या नहीं ये पता लगाना होता है, तो हम कौन से अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, एसिटिलीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। और एसिटिलीकरण अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, ये जो आपका यौगिक है उस यौगिक की अभिक्रिया हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं।
तो हमें उसमें उपस्थित OH समूह की जानकारी प्राप्त होती है कि OH समूह उपस्थित है या नहीं है। तो वही अभिक्रिया एसिटिलीकरण की अभिक्रिया हम इस ग्लूकोज पे अप्लाई करते हैं, और ग्लूकोज की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो कि हमें यह बता रहा है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। इसके बारे में हम जानकारी इस एसिटिलीकरण अभिक्रिया के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की जो अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आपने करवाई, तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें क्या जानकारी देता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। अब ये जो 5 OH समूह उपस्थित हैं, उसके बारे में एक जानकारी और मिलती है कि 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन में जो OH है वह अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हैं। ये जानकारी हमें कैसे मिली? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अगर एक कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह अगर आपके उपस्थित हैं तो वह आपका अस्थायी होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जबकि आपका ग्लूकोज का अणु क्या है? स्थायी अणु है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका OH समूह है वो सभी कार्बन पे अलग अलग उपस्थित है। किसी भी एक कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह उपस्थित नहीं है। तो पहली ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाए तो पेंटाएसिटिल ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें प्राप्त जानकारी मिलती है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह उपस्थित हैं। दूसरी जानकारी, अब ये OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, उसके बारे में जानकारी क्या है कि अगर एक ही कार्बन के दोनों OH समूह 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, अर्थात एक से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, तो वह आपका अस्थायी कैटेगरी में आता है, जबकि आपका ग्लूकोज का अणु स्थायी श्रेणी में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, और साथ ही साथ 5 OH समूह 5 कार्बन पर एक एक OH समूह उपस्थित है। ये हमें थर्ड जानकारी प्राप्त होती है। उत्प्रेरक ऑप्शन से हमें प्राप्त हुआ कि 6 कार्बन स्थिति श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। थर्ड 5 OH समूह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई किस अभिक्रिया के माध्यम से? एसिटिलीकरण अभिक्रिया के माध्यम से। चौथी अभिक्रिया हम बात करेंगे कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के बारे में जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी अभिक्रिया है आपकी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की जानकारी हमें प्राप्त किस प्रकार से होती है? जैसा कि हमने कहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो पॉलीहाइड्रोक्सी 5 OH समूहों में जानकारी मिल गई। अब एल्डिहाइड मतलब एक प्रकार का कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, जैसा उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड, कुछ रिएक्शन स्पेशल होती हैं जो कार्बोनिल समूह के द्वारा दी जाती है। तो उस कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है या नहीं है। तो आपका जो ग्लूकोज है एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो कार्बोनिल यौगिक की जो अभिक्रिया है जैसे कि आपका HCl के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तो HCl के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, या फिर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो कार्बोनिल समूह की एक स्पेशल रिएक्शन होती है जो कि आपकी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो देखा गया कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन, जो कि एक कार्बोनिल यौगिक की स्पेशल रिएक्शन है। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है तो वहां पे भी साइनोहाइड्रिन बनता है। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, हम देखते हैं ये आपने ले लिया C5H12O5 C5H12O5 और लिखा आपने ये कार्बोनिल समूह। ठीक है, ये आपका
एक ग्लूकोज को लिखने का एक तरीका लिया है, C5H12O5 C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह है। इसकी अभिक्रिया हमने HCl के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई जाती है, तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो कौन सा है आपका कार्बोनिल समूह है। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका क्या बन गया साइनोहाइड्रिन, जो कि कार्बोनिल समूह की एक स्पेशल रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या जानकारी मिलती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह आपका उपस्थित है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है ऑक्सिन प्राप्त होता है। ये भी आपकी एक प्रकार की कार्बोनिल यौगिक की एक स्पेशल रिएक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सिन कहा जाता है, जो कि एक कार्बोनिल यौगिक की स्पेशल रिएक्शन में आता है। तो इन दो रिएक्शन के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह आपका उपस्थित होता है। 5 OH समूह में जानकारी प्राप्त होती है एसिटिलीकरण की अभिक्रिया के द्वारा, और कार्बोनिल समूह की उपस्थिति में जानकारी प्राप्त होती है इस HCl की अभिक्रिया से और इस हाइड्रोक्सिल एमीन, इन दोनों अभिक्रिया से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्बोनिल यौगिक ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब हमें जानकारी ये लगानी है, ये पता लगाना है कि कार्बोनिल समूह में कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति कौन सी है, मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके बारे में हम देखेंगे। किस रिएक्शन के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है वो देखेंगे। तो सामान्यतः कार्बोनिल समूह की प्रकृति का पता लगाने के लिए हम कौन सी अभिक्रिया का यूज करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। कौन सी अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। और कार्बोनिल समूह में दो क्रियात्मक समूह आपके मुख्य रूप से आते हैं, एक आता है आपका एल्डिहाइड, एक आता है कीटोन। यदि अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह वाले जो भी यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण कीटोन की तुलना में जल्दी से होता है और बिना किसी कार्बन के चैन को तोड़े बिना उसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे उसी ऑक्सीकरण के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है या कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो जहां तक देखा गया, जब ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है, किसके द्वारा, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है एक प्रकार का ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या ले लिया कि C डबल बॉन्ड O जो समूह है उसको हमने मान लिया कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ब्रोमीन वाटर के द्वारा इसका जल अपघटन करवाया जाता है, ऑक्सीडेशन इसका करवाया जाता है, तो हमें उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर आपका कीटोनिक समूह होता तो कीटोनिक समूह में जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो कार्बन की जो चेन है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, उतने ही कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होगा, जितने ग्लूकोज में कार्बन है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का ही हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे प्राप्त हो रहा, जो कि हमें जानकारी क्या देता है कि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये हमें इस रिएक्शन के माध्यम से जानकारी। तो यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीकरण ये हमें प्राप्त हो रहा है ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये जानकारी देता है कि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब इस ग्लूकोनिक अम्ल का HNO3 के द्वारा नाइट्रिक अम्ल के द्वारा पुनः ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम नाम देते हैं सैकेरिक अम्ल। क्या है, सैकेरिक अम्ल एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसकी बारे में हमें जानकारी, उसके बारे में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है COOH, क्या लिखते हैं COOH C4 H8O4 COOH।
ये हमें यहाँ पे सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है और इससे क्या जानकारी मिल रही है? जब ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। दूसरी, जब इसका पुनः ऑक्सीकरण करवाया गया तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसके अंतिम सिरे पर प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित है। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, प्राथमिक अल्कोहल जो होता है, उसका जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, और एल्डिहाइड के बाद वह वापिस आपका किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आपका ये परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आपका जो HNO3 है वो एक प्रकार का आपका प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से इस प्राइमरी अल्कोहल को वह एल्डिहाइड में चेंज करता है और एल्डिहाइड इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ग्लूकोज में एक सिरे पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है और दूसरे सिरे पर प्राथमिक अल्कोहल उपस्थित होता है। इसके बारे में हमें इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल, और ग्लूकोनिक अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण करवाया गया तो सैकरिक एसिड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के रूप में ये प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं CHO C4 H8O4 एंड CH2OH। ठीक है, CHO C4 H8O4 CH2OH, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल आपका यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जो CHO था वो चला गया आपका किसमें? C-OH में। अब जब इसका ब्रोमीन वाटर के द्वारा जल अपघटन करवाया जाता है उस कैटेगरी में CHO चला गया C-OH में। फिर इसका प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाया गया, तो ये जो C-OH तो C-OH में रहा, लेकिन ये जो CH2OH है वो पहले चला गया आपका एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से किसमें चेंज हो गया? आपका C-OH में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने देखा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह के रूप में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है टोलेन अभिकर्मक के द्वारा। इसके द्वारा टोलेन अभिकर्मक के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फैलिंग विलियन, ठीक है, फैलिंग विलियन के माध्यम से हमें भी प्राप्त जानकारी होती है कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, क्योंकि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है वह फैलिंग विलियन एवं टोलेन अभिकर्मक दोनों को अपचयित कर देता है, और जब फैलिंग विलियन को अपचयित करता है तो लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, और टोलेन अभिकर्मक को जब ये ग्लूकोज अपचयित करता है तो रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? रजत दर्पण। स्पेशल रिएक्शन है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वह आपका ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो आपका कौन सा है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसके बारे में हम ये कह सकते। तो कार्बोनिल समूह की प्रकृति HCl ऑक्सीन की अभिक्रिया से हमने पता लगाया। HCl हाइड्रोजन साइनाइड एवं हाइड्रोक्सिल एमीन, इन दोनों की अभिक्रिया से हमें पता लगाया कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से हमने पता लगाया कि इसमें कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति वो कौन सी है? आपकी एल्डिहाइड प्रकृति उपस्थित है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि ग्लूकोज के एक सिरे पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है और दूसरे सिरे पर, अंतिम सिरे पर प्राथमिक अल्कोहल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ये जानकारी हमें इस अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है, और इन सभी अभिक्रियाओं का मिला जुला रूप हम कह सकते हैं। एक तो 6 कार्बन है वो आपकी एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित है, 5 OH समूह उपस्थित है, वो सभी कार्बन पर एक OH समूह उपस्थित है, और जो छठा कार्बन है वो आपका CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है। तो इसकी एक सिंपल सी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ग्लूकोज की, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके आधार पर। इसके आधार पर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 1 कार्बन 2
3 4 5 एंड 6 कार्बन आपने बनाए। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन को हम एल्डिहाइड बता रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली। एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, 1 2 3 4 ठीक है। तो ये आपकी ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर संभावना यहाँ पे आपकी बन रही है। एक सिरे पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, अंतिम सिरे पर प्राथमिक अल्कोहल, और OH समूह की संख्या भी कितनी होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है, इसमें 4 आपके असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, और ये जो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर दी थी वो किसने दी थी, आपकी बेयर ने दी थी। कार्बन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इस प्रकार से सबसे पहले किसने दी थी, बेयर ने दी थी। और आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने पता लगाया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, 5 OH समूह उपस्थित हैं, एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एक सिरे पर एल्डिहाइड, अंतिम सिरे पर प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने ये पता लगाया। कैसे पता लगाया, तो 6 कार्बन परमाणु की संख्या वो हमने पता लगाया किसके माध्यम से, 6 कार्बन परमाणु अपचयन अभिक्रिया से हमने पता लगाया कि ग्लूकोज का अपचयन होता है तो पेंटाहाइड्रोक्सी एक यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम सॉर्बिटॉल कहते हैं। सॉर्बिटॉल का पुनः अपचयन करवाएगा तो एनहेक्सेन प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में आपके उपस्थित हैं। सेकेंड हमने पता लगाया 5 OH समूह उपस्थित है, उसकी अभिक्रिया के लिए हमने एसिटिलीकरण अभिक्रिया करवाई, मतलब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई तो पेंटासिटिल ग्लूकोज हमें प्राप्त हुआ। फिर सेकेंड नेक्स्ट हमें कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, हाइड्रोजन साइनाइड एवं हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है साइनोहाइड्रिन एवं ऑक्सिन प्राप्त होता है, जिसे हम कह सकते हैं इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। और कार्बोनिल समूह की प्रकृति एल्डिहाइड है, उसका पता हमने लगाया किसके माध्यम से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से पता लगाया, और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया से हमें प्राप्त हुआ एल्डिहाइड और ये प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित है। इसके बाद हमें जानकारी प्राप्त हुई। आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ग्लूकोज की और कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं जिसके माध्यम से उसकी संरचना का निर्धारण किया जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।